हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा वाटर इक्विवेलेंट। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कई सारे क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया है और इनमें से जो आखिरी क्वांटिटी हमने डिफाइन की थी वो है लेटेंट हीट। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक फिफ्थ क्वांटिटी, वो है वाटर इक्विवेलेंट। तो पहले समझते हैं वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। तो वाटर इक्विवेलेंट वो क्वांटिटी है जिसे हम ज़्यादातर लैब के एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, इसलिए इस क्वांटिटी को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस क्वांटिटी की हेल्प से हम कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट? तो वाटर इक्विवेलेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेसल सपोज की, मतलब मैंने एक बर्तन सपोज किया और मान लो इस बर्तन का मास है m, मास का m है और ये बर्तन जिस मटेरियल का बना है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लो S है। जैसे मान लो ये बर्तन कॉपर का बना है तो यहाँ पे होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, या अगर ये बर्तन एल्युमिनियम का बना है तो उस बर्तन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी S एल्युमिनियम। तो इसका मतलब ये बर्तन किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है बेटा, ये मेटल का कोई बर्तन है, मास इसका m और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी S। अब मान लो मैं बाहर से कुछ हीट सप्लाई कर रहा हूँ, मान लो मैंने इस बर्तन को बाहर से कुछ हीट सप्लाई किया। कितना हीट सप्लाई किया? Q। सो व्हाट इज Q? Q इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू ए वेसल। मतलब इस Q हीट से मैं इस बर्तन को गर्म करना चाहता हूँ। तो जब ये बर्तन गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर राइज होगा इस बर्तन का। और मान लो मैंने Q हीट से इस बर्तन के टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से राइज किया, डेल्टा थीटा से मैंने इसके टेम्परेचर को राइज किया बेटा। अब मान लो मुझे इस वेसल का मुझे चाहिए वाटर इक्विवेलेंट, क्योंकि हम एक्चुअली वाटर इक्विवेलेंट क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको मैं समझा रहा हूं वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। अब मुझे इस बर्तन का चाहिए हमें वाटर इक्विवेलेंट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं यहां पे कितना पानी ले लूं, मैं कितना पानी यहां पे ले लूं। तो मान लो मैंने लिया W ग्राम वाटर हमने यहाँ पे ले लिया, W ग्राम का पानी। यहाँ पे मैंने एक पानी लिया जिसका मास है W ग्राम। अब इस पानी को हम उतना ही हीट सप्लाई करेंगे, इस पानी को हम उतना ही हीट सप्लाई करेंगे जितना अमाउंट ऑफ हीट हमने इस बर्तन को सप्लाई किया था। तो हमने कितना हीट इसको दिया बर्तन को? क्यों? इतनी हीट हमने इस W ग्राम पानी में सप्लाई किया। और मान लो इस W ग्राम पानी का टेम्परेचर उतना ही अमाउंट से बढ़ गया, डेल्टा थीटा से इसका टेम्परेचर राइज हुआ जितने अमाउंट से बर्तन का टेम्परेचर राइज हुआ था। तो तब ये जो W ग्राम जो है बेटा पानी का, ये बनेगा इस वेसल का वाटर इक्विवेलेंट। मतलब हम बोलेंगे कि ये W ग्राम पानी जो है ये वेसल का वाटर इक्विवेलेंट है। ये मतलब होता है वाटर इक्विवेलेंट का। जब हमने हीट सप्लाई किया था बर्तन को, तो वेसल को जब मैंने हीट सप्लाई किया, वो हीट किसके बराबर होगी? वो हीट होगी इस वेसल का मास कितना है और इस वेसल की मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहां पे आएगा डेल्टा थीटा, मतलब राइज इन टेम्परेचर। ठीक है। इसी तरह से जब हमने W ग्राम पानी में जब मैंने हीट सप्लाई किया, कितना हीट सप्लाई किया? सेम क्यों हीट सप्लाई किया? सपोज मान लो Q डैश है ना, तो मान लो Q हीट हमने सप्लाई किया इसको, क्योंकि उतना ही हीट हमने सप्लाई किया इस W ग्राम पानी में जितना हमने हीट सप्लाई किया इस बर्तन में। और फिर देखा हमने कि दोनों की जो ये टेम्परेचर में राइज जो था वो सेम था। मतलब जितना टेम्परेचर इसका बढ़ा उतना टेम्परेचर इस W ग्राम वाटर का बढ़ा। इसका मतलब दोनों की फिर हीट कैपेसिटी सेम है ना, हीट कैपेसिटी दोनों की सेम है बेटा। W ग्राम वाटर की हीट कैपेसिटी इस वेसल की हीट कैपेसिटी के बराबर है, तभी तो सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने पे वेसल और इस W ग्राम वाटर का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ा। तो इसका मतलब अब यहां से हमने कितना हीट सप्लाई किया, तो मास कितना है W, वाटर का मास हमने W सपोज किया है,
मतलब m मतलब इसके बदले में w लिख रहा हूं क्योंकि मास है इस वाटर का w ग्राम, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो कल ही हमने बोला था कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर में कितना चेंज लाया, उतना ही चेंज लाया डेल्टा थीटा, उतना ही चेंज लाया मैंने इस w ग्राम वाटर के टेम्परेचर में, जितना टेम्परेचर में चेंज लाया था मैंने वेसल के केस में। तो वेसल के केस में हमने टेम्परेचर में कितना चेंज लाया, डेल्टा थीटा, और इसी तरह से इस वाटर के केस में भी, इस w ग्राम वाटर के केस में भी हमने उतना ही टेम्परेचर में चेंज लाया। तो तब ये w ग्राम वाटर इस वेसल का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो ये हो गया क्योड सप्लाई टू है w ग्राम वाटर, एंड दिस इज क्योर सप्लाई टू है, मान लो इसको क्योर डैश में बोलूंगा, ये मान लो क्यों है बेटा, तो दिस इज क्यों अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू है वेसल, और ये है क्यों डैश अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू है w ग्राम वाटर। अब चूंकि ये दोनों हीट क्या है, बराबर है, तो ये दोनों हीट बराबर है, जब ये क्यू डैश इस क्यू के बराबर होगा बेटा, तब ये w ग्राम इस वेसल का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। इसका मतलब हुआ यहां पे हम लिख सकते हैं ms डेल्टा थीटा, मतलब यहां पे लिखना है Q इज इक्वल टू क्यू डैश, है ना, तभी ये w ग्राम वाटर, w ग्राम पानी जो है बेटा वो इसका वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा, किसका, वेसल का, जब इन दोनों हीट्स को हम बराबर रखेंगे। तो ms डेल्टा थीटा होगा किसके बराबर, w इंटू डेल्टा थीटा, तो इसका मतलब डेल्टा थीटा कैंसिल होगा, तो w होगा m इंटू एस। तो ये हो गया वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। और चूंकि ये w होता है मास, इसलिए इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम या कभी कभी हम इसको kg में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम या kg। तो वाटर इक्विवेलेंट को ग्राम या kg में हम एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि ये w होता है मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हो गया वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बेटा। तो वाटर इक्विवेलेंट चाहे किसी मेटल का या किसी वेसल का वाटर इक्विवेलेंट चाहे, तो पहले आप देखो उस वेसल का मास कितना है, उस वेसल का मास पहले मेजर करना है, और उसको मेजर करेंगे हम फिजिकल बैलेंस से। तो मतलब फिजिकल बैलेंस में उस वेसल को रखेंगे और फिर हम उसका मास मेजर करेंगे, और फिर उस वेसल की मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब m इंटू एस करने पे क्या मिलेगा, उस वेसल का वाटर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है वाटर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का। अब हम करेंगे इस वाटर इक्विवेलेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ गई वाटर इक्विवेलेंट की। तो इसके लिए हम सपोज कर रहे हैं, सपोज मेरे पास एक बर्तन है, एक वेसल है मेरे पास, और मान लो इसका वाटर इक्विवेलेंट है 50, सपोज 100 ग्राम इसका वाटर इक्विवेलेंट है, 100 ग्राम क्या है इसका वाटर इक्विवेलेंट। अब ये वाटर इक्विवेलेंट कैसे हमने, मुझे मालूम है इसका 100 ग्राम है बेटा, बट कैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया होगा इस वाटर इक्विवेलेंट को। तो ये 100 ग्राम कैसे आया होगा, तो पहले मैंने इस वेसल के मास को मैंने मेजर किया होगा, और इसके मास को हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस से। तो मैंने फिजिकल बैलेंस से पहले इस वेसल का मास मेजर किया, और फिर इस वेसल के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो ये क्वांटिटी जो आई वो आई 100, और फिर बाद में मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो तब जाकर मुझे वाटर इक्विवेलेंट कितना मिला, 100 ग्राम इस वेसल का। तो इस तरह से हम वेसल का वाटर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो अब ये वेसल है, इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है, इसका वाटर इक्विवेलेंट है 100 ग्राम। अब इसके अंदर हमने फिल करके रखा है 50 ग्राम वाटर, इसके अंदर है 50 ग्राम वाटर, वाटर इक्विवेलेंट है इसका 100 ग्राम, और वेसल के अंदर हमने फिल करके रखा है 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम वाटर, ठीक है। अब ये जो वेसल और इसके अंदर ये जो 50 ग्राम वाटर भरा है, अब इस पूरे वेसल को हम वाटर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कहना चाहता हूं मैं बेटा कि इसके अंदर फिल कितना है 50 ग्राम वाटर, है ना, और वाटर इक्विवेलेंट कितना है इसका 100 ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट इसका 100 ग्राम है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 150 ग्राम वाटर। अब यहां पे हम वेसल की बात ही नहीं करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास पानी है 150 ग्राम,
क्योंकि इस वेसल का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो 100 ग्राम है, और इस वेसल के अंदर जो वाटर फिल करके हमने रखा है वो 50 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि मैं बोलूँगा अब कि मेरे पास पानी है 150 ग्राम, क्योंकि वेसल की हमें बात ही नहीं करनी बेटा। ये है इसकी सिग्निफिकेंस वाटर इक्विवेलेंट की, क्योंकि यहाँ पे हमें वेसल की न्यूमेरिकल्स में बात ही नहीं करी है। तो सीधे बोलना है कि ये पानी है 150 ग्राम, क्योंकि इसका वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम है। और इस तरह से जब हम बाहर से हीट सप्लाई करेंगे, तो अगर हम हीट यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, क्यों, मान लो क्यों हीट मैंने सप्लाई की, तो मैंने किसको गर्म किया, तो मैंने गर्म किया 150 ग्राम वाटर को। ये है सिग्निफिकेंस किसकी, वाटर इक्विवेलेंट की। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा कि व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट। तो आगे न्यूमेरिकल्स में जब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में समझ आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अब हम करेंगे एक छोटी सी न्यूमेरिकल, फाइंड द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअली 5 kg वाटर है, तो मान लो ये 5 kg वाटर है, दिस इज 5 kg वाटर, और इस 5 kg वाटर में हमें कितना टेम्परेचर, 5 kg वाटर है 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 80 डिग्री सेल्सियस पे 5 kg वाटर है, और इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर को बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि हम बाहर से कितनी हीट एनर्जी इसमें सप्लाई करें, एनर्जी कितनी ज़रूरत होगी यहाँ पे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg वाटर फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमने कितना टेम्परेचर राइज किया है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे बेटा, तो इसका सोल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, हमें पता है कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू ए बॉडी। तो किसी बॉडी में जब हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट सप्लाइड किसके बराबर होता है, उस बॉडी का मास कितना है, उस बॉडी की मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, और उस हीट से हमने उस बॉडी के टेम्परेचर में कितना चेंज लाया, डेल्टा थीटा है राइज इन टेम्परेचर। तो एम है मास बॉडी का, ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस बॉडी की, और डेल्टा थीटा है राइज इन टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस 5 kg वाटर में 5 kg वाटर के जो 80 डिग्री सेल्सियस पे है उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आंसर आएगा इस तरह से बेटा, मास कितना है, तो वो है 5 kg। तो मास है यहाँ पे 5 kg, और चूंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस में है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको मतलब हम इसको इस 5 kg को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 इंटू 10⁻³ ग्राम, 5 kg कितना हो गया, तो 5 kg इज इक्वलेंट टू, क्योंकि मुझे kg को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो इसे मल्टीप्लाई करना है 10⁻³ से। तो 5 kg इज 5 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये ग्राम में मैंने बदल दिया मास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि सब कुछ मैं CGS यूनिट में रखना चाहता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, वो है 1 कैलोरी। अगर ये गिवन भी नहीं होता तो ये हमें पता होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा थीटा है राइज इन टेम्परेचर। तो हमने टेम्परेचर कितना राइज किया है, 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे 20 डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर का राइज कर दिया। तो बस कितना आएगा, तो ग्राम, ये ग्राम कैंसिल होगा, डिग्री सेल्सियस भी कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा कैलोरीज में। तो कितनी हीट एनर्जी हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, तो 5 इंटू 10⁻³, तो 5 इंटू 2 हो गया 10, तो ये आएगा 100। तो 5 इंटू 20 कितना हो गया, तो 0, 5 2 = 10 मतलब 100, और 100 में मुझे मल्टीप्लाई करना है 10⁻³ से। तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10⁻³ मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1, और कितने जीरोस, 1 2 3 4 5, मतलब 10⁻⁵ हम लिख सकते हैं, 10⁻⁵, और यहाँ पे आएगा आंसर कैलोरीज में। तो इतनी कैलोरी हीट हमें चाहिए इस 5 kg वाटर के टेम्परेचर को
कितना बढ़ाना है, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 10⁵ कैलोरी। तो ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन का बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ फ्यूल। तो मेरे पास 25 ग्राम फ्यूल हैं। लेट्स से मान लो मेरे पास है 25 ग्राम फ्यूल। उस 25 ग्राम फ्यूल को हमने कंप्लीट बर्न किया। तो इसको बर्न करने के बाद जो यहाँ से हीट रिलीज हुई, द हीट एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द फ्यूल, इस 25 ग्राम फ्यूल को बर्न करने के बाद यहाँ से जो हीट रिलीज हुई, उस हीट से हमने क्या किया, उस हीट से हमने 500 ग्राम वाटर को गर्म कर दिया। तो यहाँ पे मान लो 500 ग्राम वाटर है, ठीक है, 500 ग्राम वाटर है, यहाँ पे 500 ग्राम वाटर, और 500 ग्राम वाटर को हम यहाँ से जो हीट रिलीज हुई फ्यूल को बर्न करने पे, फ्यूल को बर्न करने पे जो हीट रिलीज हुई, उसी हीट से हम इस 500 ग्राम वाटर को गर्म कर रहे हैं। 500 ग्राम वाटर को हम गर्म कर रहे हैं बेटा। और इसका टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया, इस 500 ग्राम वाटर का हमने टेम्परेचर, 500 ग्राम पानी का टेम्परेचर हमने बढ़ाया 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमने 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर राइज कर दिया। तो आपको बताना है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, मतलब इस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि यहाँ से एक हीट कितनी रिलीज हुई। जब हम 25 ग्राम फ्यूल बर्न करेंगे तो वहाँ से जो हीट रिलीज होगी, वो हीट किसको हमने सप्लाई किया, इस 500 ग्राम वाटर को, 500 ग्राम वाटर को हमने सप्लाई किया बेटा। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं हीट सप्लाई टू 500 ग्राम। तो हम लिखेंगे हीट, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हीट सप्लाइड टू 500 ग्राम वाटर। 500 ग्राम वाटर को हमने कितनी हीट सप्लाई की। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Q इज इक्वल टू मास, वाटर का मास, उसके बाद वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है ना, और इसके बाद राइज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। तो इतनी हीट हमने इस 500 ग्राम वाटर में सप्लाई किया, ठीक है। अब बता दो वाटर का मास कितना है, वो है 500 ग्राम। तो वाटर का मास है 500 ग्राम। तो ये मैंने लिख दिया वाटर का मास। एक्चुअली पहले मैंने 25 ग्राम फ्यूल को बर्न किया, वहाँ से जो हीट रिलीज हुई उसको हम, उस हीट से हम इस 500 ग्राम वाटर को गर्म कर रहे हैं। तो 500 ग्राम है वाटर का मास, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 कैलोरी, तो यहाँ पे भी लिखूंगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद इस हीट से हमने इस 500 ग्राम वाटर को कितना, इसका टेम्परेचर राइज किया 20 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा थीटा है राइज इन टेम्परेचर, और वो है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राम ग्राम से कैंसिल होगा, डिग्री सेल्सियस के साथ कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा कैलोरी में। मतलब कितनी कैलोरी हीट इस 25 ग्राम फ्यूल को बर्न करने से मिली, तो वो यहाँ से मिलेगी बेटा। तो कितने आए ये, तो क्यों आएगा बराबर 500 और ये 20 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 500 इंटू 20 करना है, और आंसर आएगा कैलोरी में। तो इतनी हीट से हमने क्या किया, इस 500 ग्राम वाटर को मैंने गर्म कर दिया। तो ये आएगा आंसर, कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 5 2 10, तो 10, और फिर कितने जीरोज आएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे आएगा आंसर कैलोरी में। तो इतनी हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई 25 ग्राम फ्यूल को बर्न करने में, और उसके बाद इसी हीट एनर्जी से मैंने 500 ग्राम वाटर को गर्म किया। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है इस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने में, 1 ग्राम फ्यूल को अगर हम बर्न करेंगे, 1 ग्राम फ्यूल को हम बर्न करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को कहते हैं हम एनर्जी रिलीज्ड जो होगी
उसी को कहते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। तो सीधी सी बात है, 1 ग्राम फ्यूल लेना है, उसको बर्न करो, और बर्न करने के बाद जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी उसी हीट एनर्जी को हम कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल का कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस फ्यूल का जो 25 ग्राम फ्यूल है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा? तो देखो, अगर इसका 1 ग्राम फ्यूल हम बर्न करेंगे, जैसे मान लो 25 ग्राम फ्यूल को मैंने बर्न किया, तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई? 10000 मतलब 10,000 कैलोरी। तो अगर 25 ग्राम फ्यूल को बर्न करने में इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो इस फ्यूल के 1 ग्राम को बर्न करने में कितनी हीट रिलीज होगी? तो 1 ग्राम, इस फ्यूल के 1 ग्राम को बर्न करने में, इस फ्यूल के 1 ग्राम को बर्न करने में कितनी हीट रिलीज होगी? तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, क्योंकि 25 ग्राम फ्यूल को बर्न किया मैंने, तो 10,000 कैलोरी हीट रिलीज हुई। तो 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने पे कितना आएगा? वो आएगा 10,000, यहाँ पे आएगा 4 zeros, और फिर डिवाइड बाय आएगा 25। ये 25 ये यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो 25 से इसको डिवाइड करना है, और जितना यहाँ पे आएगा वैल्यू वही होगा इस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। तो कितना आएगा ये? तो 5 से काटो, 5,025, 5 2 10, तो इसमें से और 3 0 आएंगे। अब फिर से 5 से कटेगा, 5 4 20, तो मतलब 400 कैलोरी। इसका मतलब हुआ कैलोरीफिक वैल्यू जो है, कैलोरीफिक वैल्यू किसका? इस 25 ग्राम फ्यूल का जो हमने बर्न किया था, वो कैलोरीफिक वैल्यू है टोटल 400 कैलोरी। तो 400 कैलोरी है इसका कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब इस 25 ग्राम फ्यूल के 1 ग्राम को बर्न करने में 400 कैलोरी हीट एनर्जी रिलीज होगी। और इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना था। तो इस तरह से आसानी से इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल 3rd। नाउ लेट अस स्विच टू क्वेश्चन नंबर 3rd। 7000 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू ए कॉपर स्फीयर। तो ये कॉपर स्फीयर है, हमने इसमें सप्लाई किया 7000 जूल हीट एनर्जी। उस कॉपर स्फीयर का मास है 90 ग्राम। तो हमें बताना है व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर, मतलब इतनी हीट सप्लाई करने के बाद हमें बताना है उस कॉपर स्फीयर में कितना टेम्परेचर में राइज हुआ। तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, मतलब जो कॉपर जिस मटेरियल का बना है वो कॉपर है, सॉरी स्फीयर जिस मटेरियल का बना है वो कॉपर है, और कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 1 ग्राम कॉपर में अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करें तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी? वो है 0.09 कैलोरी। सो 1 ग्राम वाटर टेक 1 ग्राम ऑफ कॉपर एंड राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी 0.09 कैलोरी। तो इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो पहले हम देखेंगे हीट सप्लाई टू है कॉपर स्फीयर। तो यहाँ पे एक कॉपर स्फीयर हम बना रहे हैं। मान लो ये कोई कॉपर स्फीयर है, और इस कॉपर स्फीयर में हमने सपोज क्यू हीट बाहर से सप्लाई किया। तो व्हाट इज क्यू? क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू ए कॉपर स्फीयर। अब मान लो इस कॉपर स्फीयर का मास है m, और इसके मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s। तो इसका मतलब ये जो हीट सप्लाई हम कर रहे हैं बाहर से, ये किसके बराबर होगा? इस कॉपर स्फीयर का मास कितना है और इसकी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, और फिर उसके बाद हम इस क्यू हीट से जब इस कॉपर स्फीयर को गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मतलब इसके टेम्परेचर में कितना राइज आया। तो मान लो राइज आया डेल्टा थीटा। तो क्यू हीट सप्लाई करने पे इस कॉपर स्फीयर के टेम्परेचर में कितना राइज आया? वो आया डेल्टा थीटा। तो ये है वो फॉर्मूला जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू ए कॉपर स्फीयर, दैट इज एम एस इंटू डेल्टा थीटा। अब कॉपर स्फीयर का मास कितना है? तो कॉपर स्फीयर का मास है 90 ग्राम। तो यहाँ पे सीधे हम लिखेंगे 90 ग्राम, और इसके बाद एस क्या है बेटा? एस है इस कॉपर स्फीयर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो कितनी है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस कॉपर स्फीयर की है 0.09। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.09, और इसके बाद आएगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
ये है एस का वैल्यू, और इसके बाद डेल्टा थीटा है राइज इन टेम्परेचर। डेल्टा थीटा यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर है, और राइज इन टेम्परेचर कितना है, तो राइज इन टेम्परेचर हमें फाइंड करना है बेटा, तो इसको हम सीधे लिखेंगे डेल्टा थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, हमें इसी राइज इन टेम्परेचर को वर्कआउट करना है, मतलब डेल्टा थीटा हमें वर्कआउट करना है। तो इसको हम नोट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसी को हमें सॉल्व करना है। अब हमने बाहर से कितनी हीट एनर्जी सप्लाई की, तो क्यों मतलब हीट सप्लाई टू है कॉपर स्फीयर, तो कॉपर स्फीयर में हमने 7000 जूल सप्लाई किया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7000 जूल। बट चूंकि हमने राइट हैंड साइड में सीजीएस यूनिट्स में लिख दिया सब कुछ, तो इसलिए इस जूल को हम कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में, और सीजीएस यूनिट है हीट एनर्जी का कैलोरी, मतलब हम जूल को कन्वर्ट करेंगे कैलोरी में, तो हम लिखेंगे 7000 और जूल को कन्वर्ट करेंगे कैलोरी। तो आपको पता है कि 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, तो 4.2 जूल इतनी सारी हीट मिलकर 1 कैलोरी हीट बनाते हैं। तो अगर 4.2 जूल है 1 कैलोरी के बराबर, तो 1 जूल होगा 1 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी। तो यूनिटरी मेथड से हम इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 7000 जूल कितना होगा कैलोरी में, तो 4.2 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 4.2, और ये जूल किस में बदल गया, ये बदल गया कैलोरी में, ये आ गया कैलोरी में। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक तो ये कैलोरी और ये कैलोरी कैंसिल होगा, यहाँ पे ग्राम के साथ कैंसिल होगा, और बस इतना ही कुछ कैंसिल होगा। और ये जो डिग्री सेल्सियस है ये डिनोमिनेटर में है, और डिग्री सेल्सियस यहाँ न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, तो आंसर आएगा राइज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। तो हमारा यूनिट परफेक्ट है। तो ये हम लिख सकते हैं फर्दर 7000 डिवाइड बाई 4.2, तो इसको 42 लिखते हैं, और इसमें एक 0 और ऐड करते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90, और 90 के बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाई 100, इसको हम 9/100 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा, और यहाँ आएगा नीचे डिवाइड में पर डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा थीटा और नीचे है पर डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस। अब हमें डेल्टा थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे, ये 100 और इसमें से ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 इंटू 9 हो गया 81, 81 डिवाइड बाई 10, तो 81 डिवाइड बाई 10 मतलब हो गया 8.1। तो 8.1 को अब अप्रॉक्सीमेटली 8 सपोज करेंगे, तो ये मान लो 8 है यहाँ पे ये क्वांटिटी। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ये 0 0 कट हुआ, 9 इंटू 9 हो गया 81, 81 को 10 से डिवाइड कर दो तो आएगा 8.1, और 8.1 को हम अप्रॉक्सीमेटली 8 मान सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड करना है, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन में हमेशा अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा 8, और ये 8 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और ये जो डिग्री सेल्सियस है मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब हुआ जो राइज इन टेम्परेचर जो होगा, जो राइज इन टेम्परेचर जो होगा, जो जब हमने इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी, तो उसमें ये राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ होगा, ये हमें फाइंड करना था। तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे, तो डेल्टा थीटा होगा बराबर, सीधे क्या आएगा बेटा, ये 8 क्वांटिटी यहाँ डिवाइड हो जाएगी, तो ये आएगा 7000 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 8, यहाँ पे 8 आएगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई में, और ये 8 यहाँ पे था, और उसी क्वांटिटी को मैंने डिवाइड में लाया, और ये पर डिग्री सेल्सियस जो है ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आएगा डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर राइज आएगा डिग्री सेल्सियस में। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 42 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, या इसको अब कसर भी मार सकते हो, तो या अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो 8 2 हो गए 16, 1 8 के 32, तो हो गए 33, तो 336 आएगा यहाँ पे। तो डेल्टा थीटा आएगा 7000, और यहाँ आएगा 336, तो 336 से इसको अब डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, तो बट आपको मैं मना कर रहा हूँ कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब जाएंगे तो वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इसलिए आपको कोई हक नहीं है कैलकुलेटर यूज़ करने का, बट मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। 7000 को डिवाइड करना है 336 से, तो आंसर आया 20.83, तो डेल्टा थीटा आएगा यहाँ पे 20.83,
और यहाँ पे आएगा डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका टेम्परेचर 20.83 डिग्री सेल्सियस से राइज होगा जब हम इसको 7000 जूल बाहर से हीट सप्लाई करेंगे बेटा। तो आसानी से इसको आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। तो बेसिकली आपको ये कैलकुलेशन नहीं सीखना है, यहाँ पे आपको सीखना है कि इसके पीछे जो फिजिक्स लगी है वो आपको सीखना है। तो कैलकुलेशन में अगर कहीं पे गड़बड़ हो भी जाए तो उसे नज़रअंदाज कर लेना चाहे, उसे गलती नहीं मानना चाहे। तो बाकी जो मेन काम होता है कि इसके पीछे फिजिक्स क्या है वो देखना चाहे बेटा, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ, मैं इसके पीछे जो फिजिक्स लग रही है वो आपको सिखा रहा हूँ बेटा। तो आप देख लेना कि कहीं पे अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ भी होगा तो उसे गलत मत समझ देना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड। इस तरह से आज हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्योंकि अब हम कैलोरीमेट्री असल में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कई सारे इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस पढ़े और जो कैलोरीमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन डिफिनेशंस को करने के बाद अब हम कल स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।